जय हिंद दोस्तों। जैसा कि आप सभी को ज्ञात है कि वर्तमान में भी भारत और चीन के सैनिकों के मध्य गतिरोध की स्थिति बरकरार है। कहाँ? तो लद्दाख में। तो आपके लिए एग्जाम पर्सपेक्टिव से सबसे इम्पॉर्टेंट टॉपिक में से एक है इंडिया चाइना रिलेशन। इस वीडियो लेक्चर में हम डिटेल से डिस्कस करेंगे भारत चीन संबंधों का इतिहास, भारत चीन संबंधों का सहयोग पक्ष यानी सकारात्मक पक्ष, कहाँ दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, और भारत चीन संबंधों का नकारात्मक पक्ष यानी कहाँ दोनों देश एक दूसरे के विरोध में काम कर रहे हैं, और साथ ही साथ कुछ सुझावों को भी हम आपके साथ शेयर करेंगे। तो चलिए वीडियो देखना शुरू किया है। चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ शेयर कर दें, वीडियो को निश्चित तौर पे लाइक कर दें। कोई क्वेश्चन पूछना है, कुछ सुझाव देना चाहते हैं, कमेंट सेक्शन खुला हुआ, सुझाव दे सकते हैं। देखो, भारत चीन संबंधों का अगर ऐतिहासिक पहलू को आप देखोगे तो दोनों के बीच में ऐतिहासिक संबंध है। सिंधु घाटी सभ्यता से दोनों के बीच में संबंध है। भारत की सभ्यता और चीन की सभ्यता दोनों ही विश्व की सबसे पुरानी सभ्यताओं में से एक हैं। प्राचीन भारत में भी देखोगे तो फाहियान और वेंगसन जैसे चीनी यात्री भारत आकर के स्टडी किया था, खास करके बौद्ध धर्म का इन लोगों ने स्टडी किया था। लेकिन हम ऐतिहासिक पहलुओं को नहीं देख रहे हैं, हम देखना चाह रहे हैं आधुनिक समय से। आधुनिक समय से अगर आप देखोगे 1938 के समय में द्वितीय विश्व युद्ध में घायल लोगों की मदद के लिए डॉक्टर कोटनिस गए थे। भारत के डॉक्टर कोटनिस थे और ये गए थे चीन, और वहाँ पे जाकर के इन्होंने घायल लोगों की मदद किया था द्वितीय विश्व युद्ध में। 1938 से 1942 तक ये वहाँ पे रहे थे, चीन में रहे थे, और वहाँ के लोगों की इन्होंने सेवा की थी। इनकी मृत्यु भी चीन में हुई। खास बात यह है कि जब भी चीन के राष्ट्राध्यक्ष या राष्ट्रपति वगैरह आते हैं इंडिया, तो इनकी फैमिली से ज़रूर मिलते हैं। तो चीन हमेशा डॉक्टर कोटनिस का ऋणी रहा है, और यही कारण है कि चीनी राष्ट्रपति या चीन के प्रधानमंत्री जब भी भारत आते हैं इनकी फैमिली से ज़रूर मिलते हैं। अब देखो, 1950 में भारत और चीन दोनों पड़ोसी देश नहीं थे। दोनों के बीच में एक तिब्बत था। एक तिब्बत एक स्वतंत्र देश था, दोनों के बीच में था। लेकिन 1950 में चीन ने तिब्बत पे कब्जा कर लिया, और चीन जैसे ही तिब्बत पे कब्जा कर लिया, तिब्बत की बाउंड्री चूँकि भारत से मिलती थी, तो चीन की बाउंड्री जो है भारत से मिलना शुरू हो गया। अब देखो, 1954 में हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर नेहरू जी और झाओ एन लाई दोनों के बीच में पंचशील समझौता साइन हुआ था। पंचशील सिद्धांत साइन हुआ था। भारत की वर्तमान विदेश नीति में भी अगर आप देखोगे झांक के, तो पंचशील सिद्धांत के कुछ तत्व प्रभावित आपको दिखते हैं। तो दोनों के बीच में हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया गया था। दोनों ने मिलकर ये नारा दिया था, और काफ़ी फेमस नारा हुआ था, हिंदी चीनी भाई भाई। अब देखो, संबंधों में खटास कब से पड़नी शुरू हुई? 1959 से। 1959 में तिब्बत के आध्यात्मिक और लौकिक प्रमुख दलाई लामा, जो वर्तमान में दलाई लामा है, 1959 में तिब्बत के आध्यात्मिक गुरु दलाई लामा जो है भारत में आके बसते हैं। भारत में शरणार्थी के रूप में वो हिमाचल प्रदेश के धर्मशाला में बस गए। अब चीन का कहना था कि आप इसे हमें सौंप दें। भारत ने स्पष्ट तौर पे मना किया। भारत का कहना है कि जो शरणार्थी होते हैं उसे हम शरण देने का काम करते हैं, उसे हम सौंपने का काम नहीं करते हैं। और वर्तमान में भी भारत की ये नीति रही है कि भारत शरणार्थियों को शरण देता है, उसे सौंपने का काम नहीं करता है। और साथ ही साथ आपको ये भी जानकारी होनी चाहिए कि तिब्बत की जो सरकार है, वो तिब्बत की सरकार भारत में निवास करती है। तिब्बत की सरकार भारत के हिमाचल प्रदेश में निवास करती है। लोकतांत्रिक ढंग से उस सरकार का चुनाव होता है जो भारत के हिमाचल प्रदेश में निवास करती है, और इस सरकार को अमेरिका के द्वारा पिछले वर्ष इनवाइट किया गया था। इनके जो प्रमुख हैं, इनके जो पीएम हैं, वो अमेरिका विजिट किए थे पिछले वर्ष। अब देखो, 1962 में एक तरफ 1954 में हमने हिंदी चीनी भाई भाई का नारा दिया, और उसके बाद 8 वर्ष के बाद महज दोनों के बीच में युद्ध होता है। भारत इसके लिए प्रिपेयर्ड नहीं था, और इस युद्ध में भारत की हार होती है। उसके साथ ही साथ हमारे देशों के बीच संबंध खराब हो जाते हैं, राजनयिक संबंध समाप्त हो जाते हैं, और राजनयिक संबंध की फिर शुरुआत होती है 1976 में, 1976 में।
अब देखो 2018 में, 2018 से पहले 2017 में जाते हैं। 2017 में डोकलाम विवाद हुआ था दोनों के बीच में। डोकलाम जो एक ट्राई जंक्शन था, वहाँ पे आकर के दोनों के बीच में, चीनी सैनिक और भारतीय सैनिक के बीच में विवाद हुआ। लगभग 54 दिन तक दोनों एक दूसरे के सामने खड़े रहे थे। तो उसके बाद भारत ने इसकी पहल की थी, इस विवाद को हल करने का पहल किया था, और इसके लिए भारत ने अनौपचारिक शिखर वार्ता की शुरुआत की थी। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी गए थे चीन, और चीन के वुहान में वुहान समिट का आयोजन हुआ, जो पहला अनौपचारिक शिखर सम्मेलन था भारत और चीन के बीच में। अब देखो इसी को लेकर के इसी को एक्सटेंड किया गया था 2019 में। 2019 में चीनी और भारत के राष्ट्रपति के मध्य, चीन के राष्ट्रपति और भारत के प्रधानमंत्री के मध्य दूसरा अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन हुआ था, और हुआ था चेन्नई में, जिसे चेन्नई कनेक्ट के रूप से जाना जाता है। अनौपचारिक शिखर वार्ता क्या होता है? औपचारिक शिखर वार्ता पहले समझो कि औपचारिक, मान लो भारत के, इंडिया के और चाइना के अगर राष्ट्राध्यक्ष की मुलाकात होगी, तो ऐसे कंडीशन में दोनों देश के जो सेक्रेटरी लेवल होते हैं पहले वो मुलाकात करते हैं, और वो मुलाकात करके तय करते हैं कि ये दोनों नेता अगर मिलेंगे तो किस मुद्दे पे बातचीत करेंगे। तो मुद्दा का प्रारूप सबसे पहले तय होता है, और मुद्दा का प्रारूप तय होता है, उसके बाद इनकी मुलाकात होती है। तो ये औपचारिक वार्ता हो गया। अनौपचारिक वार्ता में कोई मुद्दा का प्रारूप तय नहीं होता, किस मुद्दे पे बातचीत करेंगे कोई प्रारूप तय नहीं होता, इसी को कहा गया अनौपचारिक शिखर वार्ता। अब देखो 2020 में भारत और चीन के बीच राजनयिक संबंधों की स्थापना का 70वीं वर्षगांठ मनाया गया। हमारे देश के बीच 70 वर्ष का रिलेशन हो गया राजनयिक संबंधों का, और इसको लेकर के सांस्कृतिक और पीपल टू पीपल संपर्क वर्ष भी इसको माना गया। कई सारे कार्यक्रम का आयोजन होना था, लेकिन लद्दाख गतिरोध के कारण ये कार्यक्रम का आयोजन नहीं हो सका। अब देखो सहयोग, भारत और चीन कहाँ मिल के काम कर रहे हैं? तो सबसे पहले तो भारत और चीन के नेता 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन कर चुका है। आपको जानकारी के लिए मैं बता दूं कि भारत ने अभी तक सिर्फ रसिया के साथ ही अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया, और उसके बाद चाइना सेकेंड ऐसा देश है जिसके साथ अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया। किसी अन्य देश के साथ आज तक हमने अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन नहीं किया, चाइना सेकेंड कंट्री है। तो दोनों देश के बीच में 2 अनौपचारिक शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया, और वैश्विक और क्षेत्रीय महत्व के मुद्दों पर गहन विचार विमर्श का आदान प्रदान किया गया। निश्चित तौर पर एक सकारात्मक कदम है। 21वीं सदी के प्रारंभ में भारत और चीन के बीच में होने वाला $3 अरब का व्यापार वर्तमान में लगभग $100 बिलियन का हो गया। तो $3 अरब का जो व्यापार होता था 21वीं सदी के प्रारंभ में, अब $100 बिलियन हो गया है। लगभग 32 गुना अधिक व्यापार बढ़ा है। 2019 का डाटा है कि दोनों के बीच में व्यापार 92.68 बिलियन डॉलर रहा था। अब देखो भारत की कंपनियां ने चीन में 3 सूचना प्रौद्योगिकी कॉरिडोर स्थापित किया है। भारत में जो आईटी कंपनी है, चूँकि भारत आईटी के लिए काफ़ी फेमस है, विश्व में फेमस है, तो भारत की आईटी कंपनी 3 आईटी कॉरिडोर स्थापित कर रही है। कहाँ पे? तो चाइना में। भारत और चीन के जो सैनिक हैं एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, आतंकवाद रोधी अभ्यास कर रहे हैं। इस अभ्यास का नाम है हैंड इन हैंड। भारत और चीन के जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है उसका नाम है हैंड इन हैंड। इसमें 8 बार ये संपादित हो चुका है, 8 राउंड हो चुका है, यानी 8 बार इसका आयोजन किया जा चुका है। दोनों देश की सेना एक दूसरे के साथ हैंड इन हैंड एक्सरसाइज मिलकर काम करती है, जो आतंकवाद रोधी अभ्यास है। अब देखो दोनों देशों के ने सिस्टर सिटी तथा प्रांतों के 14 जोड़े स्थापित किए, यानी सिटी और स्टेट अगर मिला दिया जाए तो इस तरह से 14 सिटी या स्टेट चाइना के साथ हमने सिस्टर सिटी के रूप में कॉन्सेप्ट डेवलप किया। सिस्टर सिटी जो होता है सांस्कृतिक संबंध होता है। भारत और चीन के जब सांस्कृतिक संबंधों को आप लिखना होगा तो 14 सिस्टर सिटी को आप लिख सकते हैं, जहाँ पे चीन की जो संस्कृति है और भारत की संस्कृति है उस पर्टिकुलर एक दूसरे के साथ कोरिलेट किया जाता है। जैसे फुजियाना प्रांत है, चीन का एक प्रांत है जिसका नाम है फुजियाना प्रांत, और
तमिलनाडु को सिस्टर स्टेट के रूप में डेवलप किया जा रहा है, यानी ये जो फुजियाना प्रांत है इसके सांस्कृतिक तौर पे तमिलनाडु से जोड़ा जाएगा और सांस्कृतिक आदान प्रदान एक दूसरे का हो पाएगा, राइट। तो इस तरह से काफ़ी सांस्कृतिक रूप में भी हम काफ़ी काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं। अब इसी तरह से देखो कि पर्यावरण के मुद्दे पर निश्चित तौर पे भारत और चीन अच्छा काम कर रहे हैं। जब मसलन पेरिस समझौता से 2015 में जो पेरिस समझौता हुआ था, पेरिस समझौता से अमेरिका बाहर हो गया, लेकिन चाइना उसमें बना रहा, भारत उसमें बना रहा, दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। ग्लोबल वार्मिंग से लड़ने के लिए दोनों मिलकर काम कर रहे हैं। अब देखो कई बहुपक्षीय संगठन है, मल्टीलेटरल ऑर्गेनाइजेशन है, कई ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे दोनों देश एक दूसरे के साथ मिल के काम कर रहे हैं। ब्रिक्स की में भारत और चीन मिल के काम कर रहे हैं। 2021 के ब्रिक्स की अध्यक्षता भारत ही कर रहा है। एससीओ में दोनों देश मिलकर काम कर रहे हैं। G20 का दोनों देश सदस्य हैं और दोनों देश यहाँ पे मिलकर काम कर रहे हैं। एक संगठन है RIC, रसिया, इंडिया, चाइना। RIC संगठन में भी दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। तो कई जगह है जहाँ पे हम दोनों देश एक दूसरे के साथ मिलकर काम कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ आगे बढ़ रहे हैं। तो सवाल ये होता है कि दोनों के बीच में विवाद क्या है। तो अब हम विवाद को देखेंगे कि कहाँ दोनों देश एक दूसरे का विरोध कर रहे हैं, कहाँ विवाद है। सबसे बड़ा विवाद है सीमा विवाद। लगभग 3400 किलोमीटर का सीमा है भारत और चीन के बीच। जो सीमा जो है निश्चित सीमा नहीं है, सीमा जो है बांटी हुई सीमा नहीं है। परसेप्शन के आधार पे इस सीमा का निर्धारण किया गया है, इसलिए इसे LAC कहा जाता है, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा जाता है। तो सबसे पहले हमें सीमा मुद्दा को सुलझाना होगा, सीमा मुद्दा पे बात करना होगा और इसको रिजॉल्व करना होगा। जैसे कि लद्दाख में गतिरोध हुआ, तो चूँकि सीमा विवाद है दोनों देश के बीच में, सीमा का स्पष्ट निर्धारण नहीं है, इसलिए लद्दाख गतिरोध भी हुआ। इसी में लद्दाख गतिरोध में ही पैगोंग तोसो मोरिरी लेक है, वहाँ पे भी विवाद हुआ था। इससे पहले डोकलाम विवाद हुआ था। अरुणाचल प्रदेश में लगातार हम विवाद देखते हैं। चूँकि सीमा विवाद सबसे इम्पॉर्टेंट विवाद है भारत और चीन संबंधों को लेकर के। अब देखो दूसरा विवाद अगर आप देखोगे तो न्यूक्लियर सप्लायर ग्रुप, परमाणु आपूर्तिकर्ता समूह और यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल की अस्थायी सीट। सिर्फ चीन के विरोध के कारण ना तो भारत एनएसजी का सदस्य बन पाया और ना ही भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल का परमानेंट सीट ले पाया। अगर चीन समर्थन दे दे भारत का, तो भारत एनएसजी का भी सदस्य हो जाएगा और भारत यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल के परमानेंट मेंबर भी हो जाएगा। चूँकि अन्य जितने भी देश हैं वो देश एग्री हैं, वो देश भारत के पक्ष में है, सिर्फ चीन के समर्थन की हमें आवश्यकता है। तो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल और एनएसजी दोनों जगह चीन लगातार भारत का विरोध करता है। अब देखो बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, BRI परियोजना का भारत विरोध क्यों कर रहा? एकमात्र रीजन है चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। भारत का कहना है कि जो सीपेक आप गुजार रहे हैं चीन से, जो पाकिस्तान को कनेक्ट करेगा, ग्वादर पोर्ट को कनेक्ट करेगा पाकिस्तान के, ये जम्मू कश्मीर से गुजरता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है। और चूंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर भारत का अभिन्न अंग है, इसलिए हम इसका विरोध कर रहे हैं, राइट। तो भारत सीपेक का विरोध इसलिए कर रहा है कि वो सीपेक जो गुजरता है POK से गुजरता है, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से गुजरता है। और हमारा कहना है कि POK हमारा अभिन्न अंग है और यहाँ से आप कोई रास्ता नहीं गुजार सकते हैं, इसलिए भारत इसका विरोध करता है। अब देखो सीमा पार आतंकवाद के मुद्दे पर चीन द्वारा पाकिस्तान को बचाव एवं समर्थन। कई बार हमने देखा मसूद अजहर का केस, कई बार मसूद अजहर को लेकर के इसे आतंकवादियों की प्रतिबंधित सूची में डालने के लिए कई बार भारत गया है यूनाइटेड नेशन, और हर बार लगभग वीटो कर देता था चीन। तो पाकिस्तान के जितने भी आतंकवादी हैं उसको लेकर के चीन हमेशा पाकिस्तान के पक्ष में झुका रहा। भारत यूनाइटेड नेशन में जाकर के उन्हें आतंकवादियों की प्रतिबंधित सूची में डालना चाहता था, लेकिन चीन लगातार वीटो कर देता था। तो इस तरह से हम देखते हैं कि आतंकवाद के मुद्दे पे चीन पाकिस्तान का समर्थन करता है। अब देखो क्वाड को लेकर के चीन असंतोष जाहिर किया।
हाल फिलहाल में हमने देखा था कि बांग्लादेश को किस तरह से चीन ने धमकाया था, जबकि बांग्लादेश का कोई इंटेंशन नहीं था क्वाड में शामिल होने का। तो क्वाड को लेकर के चीन भारत की भी आलोचना करता है। चीन क्वाड की आलोचना करते हुए इसे एशियाई या एशियन नाटो कहता है, राइट। तो इसको लेकर के कई बार चीन ने असंतोष जाहिर कर दिया है। चीन का कहना है कि क्वाड का निर्माण चीन को घेरने के लिए हुआ, जो सही नहीं है। अब देखो, व्यापार तो जरूर हमारे दोनों देश के बीच में होता है, अच्छा खासा व्यवहार होता है, लेकिन व्यापार घाटा भी होता है। भारत का सबसे बड़ा नुकसान यह है कि भारत का सबसे अधिक व्यापार घाटा चीन के साथ होता है, राइट। 56.8 बिलियन डॉलर व्यापार घाटा हुआ था 2019 में, जो चीन के साथ हुआ था। इसको इस रूप में समझो कि हमारे देश से जो निर्यात किया गया था चीन को, वो था 18 बिलियन डॉलर का, और चीन से हमारे देश में जो आयात किया गया था वो 78 बिलियन डॉलर। यानी अच्छा खासा व्यापार घाटा होता है चीन के साथ। भारत का किसी पर्टिकुलर एक देश के साथ सबसे अधिक व्यापार घाटा होता है, तो वो होता है चीन के साथ। तो ये था नकारात्मक पक्ष, जहां दोनों देश एक दूसरे के साथ विवाद हैं। अब देखो, कुछ सुझाव की हम चर्चा करेंगे, कुछ सजेशन देंगे। पहला सजेशन ये है कि सीमाओं को पहले परिभाषित कीजिए और साथ ही साथ उसका सीमांकन कीजिए, सीमाओं का स्पष्ट विभाजन कीजिए। इसके लिए परिसीमन करने की आवश्यकता है, ताकि आसपास के क्षेत्र के लोग जो है वो भय मुक्त हो सकें और संबंधों को मजबूत किया जा सके। व्यापार घाटे को कम करने के लिए सेवा क्षेत्र एक प्रमुख भूमिका निभा सकता है। भारत का सेवा क्षेत्र काफ़ी डोमिनेंट है। भारत के सेवा क्षेत्र को चीन में पर्याप्त एक्सेस दीजिए, राइट, ताकि दोनों देश के बीच में व्यापार घाटा कम हो सके। और अविश्वास की स्थिति को समाप्त करना चाहिए। दोनों के बीच में विश्वास की स्थिति को कायम करना चाहिए। तो ये सारे के सारे सुझाव हैं। देखो, ये बेसिक चीज़ें था जो हमने डिस्कस किया इंडिया और चाइना रिलेशन के बारे में। अब हम कई अलग से वीडियो लाऊंगा जिसमें मैं डिस्कस कर दूंगा इंडिया चाइना रिलेशन का क्या क्या ऐतिहासिक पर्सपेक्टिव है, सामाजिक पर्सपेक्टिव है, सोशल पर्सपेक्टिव है, इकोनॉमिक पर्सपेक्टिव है, उसमें डिटेल से डिस्कस कर दूंगा। साथ ही साथ अन्य कई सारे टॉपिक हैं, जैसे वर्तमान में चीन की जो नीति है, एग्रेशन की नीति है, उसको रोकने के लिए वर्तमान में हमें क्या करना चाहिए। साथ ही साथ चीन के इकोनॉमिक पॉलिसी को काउंटर हम किस तरह से कर सकते हैं। तो कई अन्य मुद्दे हैं जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। इस वीडियो बनाने का मेरा मकसद था कि आपको बेसिक कॉन्सेप्ट की जानकारी होना चाहिए कि दोनों देश के बीच में क्या क्या बेसिक मुद्दा है और दोनों देश के बीच में क्या क्या कहाँ कहाँ दोनों देश एक दूसरे का सहयोग करके आगे बढ़ रहे हैं। चलिए, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक यू सो मच। प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।